सोचिए, एक सुनसान फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल खत्म, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और उसी कैफे में बैठे हैं लाखों डॉलर लूटकर भागे दो खूंखार बैंक लुटेरे। अब जो भी अंदर जाएगा शायद जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। आखिर इस मौत के खेल से कौन बचेगा और किसका लालच उसकी जान ले लेगा? तो चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक सुनसान इलाके से होती है। यहाँ हाईवे के किनारे एक छोटा सा फ्यूल स्टेशन और उसके साथ एक कैफे बना हुआ है। इसी रास्ते से गुजर रहा जिम नाम का एक सेल्समैन अपनी कार लेकर फ्यूल स्टेशन पर पहुंचता है। उसका इरादा सिर्फ कार में पेट्रोल भरवाने का होता है, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारी अफसोस जताते हुए बताता है कि स्टेशन का सारा फ्यूल खत्म हो चुका है। वह आगे कहता है कि फ्यूल टैंकर आने वाला था, लेकिन किसी वजह से अभी तक नहीं पहुंचा। जिम परेशान होकर पूछता है कि आसपास कोई दूसरा गैस स्टेशन है क्या? वर्नन जवाब देता है कि अगला स्टेशन यहाँ से लगभग 100 मील दूर है। उसी समय एक पुलिस अधिकारी अपनी पत्नी शार्लेट को कैफे पर छोड़कर ड्यूटी के लिए निकल जाता है। शार्लेट वहीं वेट्रेस का काम करती है। दूसरी तरफ जिम कुछ देर अपनी कार में बैठकर रेडियो सुन रहा होता है। तभी रेडियो पर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि एरिज़ोना के एक बैंक में सुबह सुबह बड़ी डकैती हुई है। 2 हथियारबंद अपराधी लाखों डॉलर लूटकर एक हरे रंग की कार से फरार हुए हैं। यह खबर सुनने के बाद जिम रेडियो बंद करता है, अपनी कार से एक डिब्बा निकालता है और उसे लेकर कैफे के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही शार्लेट मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है और उसके लिए कॉफी ले आती है। कॉफी पीते पीते दोनों बातचीत करने लगते हैं। जिम बताता है कि वो पेशे से सेल्समैन है और आज उसकी किस्मत खराब है क्योंकि फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल ही खत्म हो गया। वह यह भी बताता है कि अगले दिन उसकी बेटी का जन्मदिन है। बातों ही बातों में शार्लेट की नजर जिम के पास रखे डिब्बे पर जाती है। वह उत्सुक होकर पूछती है कि इसके अंदर क्या है। जिम मुस्कुराते हुए बताता है कि इसमें महंगे किचन नाइफ्स का पूरा सेट है, जिन्हें बेचने के लिए वो अलग अलग शहरों में घूमता रहता है। दोनों की बातचीत के दौरान शार्लेट उसे पढ़ने के लिए अखबार भी दे देती है और उसकी बेटी के लिए कैफे में रखी कुछ छोटी मोटी चीजें भी निकाल कर रख देती है। अब जिम आराम से बैठकर अखबार में छपा क्रॉसवर्ड पजल हल करने लगता है। इसी बीच एक हरे रंग की कार फ्यूल स्टेशन पर आकर रुकती है। कार में 2 आदमी बैठे होते हैं, व्यू और ट्रेविस। दोनों पेट्रोल भरवाने की बात करते हैं, लेकिन वर्नन वही जवाब देता है कि स्टेशन पर फ्यूल खत्म हो चुका है और टैंकर का इंतजार करना पड़ेगा। पहले तो ट्रेविस कहता है कि वे अगले स्टेशन तक चले जाएंगे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अगला स्टेशन 100 मील दूर है तो वो अपना फैसला बदल लेता है। आखिरकार दोनों अपनी कार कैफे के सामने पार्क करते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही वे शार्लेट से काफी मंगवाते हैं। उसके जाते ही ट्रेविस धीरे से व्यू से कहता है कि उम्मीद है फ्यूल ट्रक जल्दी आ जाएगा, क्योंकि वो यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता। व्यू पूछता है अगर ट्रक नहीं आया तो? ट्रेविस बिना हिचकिचाए जवाब देता है तो किसी की गाड़ी छीन लेंगे। व्यू की नजर जिम की कार पर जाती है। वो कहता है लेकिन लगता है उस आदमी की गाड़ी में भी ज्यादा पेट्रोल नहीं बचा होगा, वरना वो यहाँ क्यों बैठा होता। उधर जिम अब भी अखबार का क्रॉसवर्ड हल कर रहा होता है। अचानक उसकी नजर फिर से बाहर खड़ी हरी कार पर पड़ती है। वो कुछ सेकंड तक कार को ध्यान से देखता रहता है। ऐसा लगता है जैसे उसे अचानक रेडियो पर सुनी हुई बैंक डकैती की खबर याद आ गई हो। तभी शार्लेट उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है तुमने कहा था कि काफी खत्म होने के बाद मुझे अपने चाकू का सेट दिखाओगे। जिम हल्की मुस्कान के साथ डिब्बा खोलता है और एक एक करके महंगे चाकू बाहर निकालने लगता है। वह हर चाकू की खासियत समझा ही रहा होता है कि अचानक उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। शार्लेट यह देखकर पूछती है सब ठीक तो है? जिम धीमी आवाज में कहता है क्या तुमने आज सुबह बैंक डकैती की खबर सुनी थी? शार्लेट सिर हिलाकर कहती है हाँ, रेडियो पर सुना था। जिम खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है रेडियो में जिस हरी कार का जिक्र हो रहा था मुझे पूरा यकीन है कि वही कार बाहर खड़ी है। यह सुनते ही शार्लेट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत फैसला करती है कि अपने पति चार्ली को फोन करके सारी बात बता दे। वह धीरे धीरे काउंटर तक जाती है और फोन मिलाने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वर्जीनिया नाम की एक महिला फोन उठाती है। शार्लेट घबराई हुई आवाज में कहती है मैं शार्लेट बोल रही हूँ, क्या चार्ली से बात हो सकती है? वर्जीनिया चार्ली को आवाज लगाने ही वाली होती है कि उसी समय व्यू की नजर शार्लेट पर पड़ जाती है। वो अपनी कुर्सी से उठकर सीधे काउंटर तक पहुँचता है। उधर ट्रेविस तुरंत अपनी बंदूक निकालकर जिम पर तान देता है ताकि वह कोई हरकत न कर सके। व्यू बंदूक दिखाकर शार्लेट से कहता है फोन रख दो। डर के मारे शार्लेट तुरंत रिसीवर रख देती है। पुलिस स्टेशन में चार्ली सिर्फ हेलो हेलो ही बोलता रह जाता है। उसे लगता है कि शायद लाइन कट गई होगी या फिर शार्लेट किसी काम में व्यस्त हो गई होगी। उधर कैफे में व्यू शार्लेट के बिल्कुल करीब आ जाता है। वो ठंडी आवाज में पूछता है किसे फोन कर रही थी? शार्लेट डरते हुए जवाब देती है अपने पति को। व्यू फिर पूछता है क्या तुम जानती हो कि हम कौन हैं? कुछ पल चुप रहने के बाद शार्लेट धीरे से कहती है हाँ, तुम लोग वही बैंक लुटेरे हो। बस इतना सुनना था कि व्यू गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। यह देखकर जिम अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेविस तुरंत बंदूक उसकी तरफ तान देता है। व्यू आखिरकार शार्लेट को छोड़ देता है। उसके बाद वो फोन की तार खींचकर काट देता है ताकि कोई पुलिस को खबर न कर सके। फिर वह बंदूक दिखाते हुए शार्लेट को आदेश देता है वापस जाओ और ऐसे काम करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शार्लेट चुपचाप जाकर जिम वाली मेज पर बैठ जाती है। अब व्यू पूरे कैफे पर अपनी पकड़ बना चुका होता है। वह जिम की तरफ देखकर कहता है अगर तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल होता तो अब तक मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़कर गाड़ी लेकर निकल चुका होता, लेकिन किस्मत से तुम भी यहीं फंसे हो। इसके बाद वो शार्लेट से पूछता है तुम्हारी अपनी गाड़ी कहाँ है?
है। शार्लेट बताती है, मेरे पति मुझे छोड़कर जाते हैं और वापस लेने आते हैं। फिर व्यू गैस स्टेशन पर काम करने वाले वर्नन के बारे में पूछता है। शार्लेट बताती है कि वर्नन पीछे बने कमरे में रहता है और उसके पास कोई कार नहीं है। व्यू मुस्कुराकर कहता है, मतलब जब तक फ्यूल ट्रक नहीं आता यहाँ से कोई कहीं नहीं जा पाएगा। इसके बाद वो सबको आखिरी चेतावनी देता है, जो रोज करते हो वही करते रहो। तुम कॉफी बनाओ, तुम अखबार पढ़ो और कोई भी हीरो बनने की कोशिश मत करना। इसी दौरान दरवाजा खुलता है और रॉबर्ट और उसकी पत्नी आर्लिन अंदर आते हैं। शार्लेट सामान्य बनने की कोशिश करते हुए उससे पूछती है, क्या आप लोग भी पेट्रोल का इंतजार कर रहे हैं? रॉबर्ट मुस्कुराकर हाँ कहता है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये सीधे मौत के जाल में आ चुके हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जूनियर डिप्टी गेविन अपनी गाड़ी लेकर गश्त पर निकलता है। तभी उसके वॉकी टॉकी पर चार्ली की आवाज आती है। चार्ली कहता है, गेविन अगर तुम कैफे के पास से गुजर रहे हो तो मेरे लिए 3 कॉफी लेते आना और शार्लेट से भी कह देना कि उसका फोन आया था लेकिन बात नहीं हो पाई। गेविन तुरंत हामी भर देता है और कैफे की तरफ बढ़ जाता है। उधर कैफे के अंदर ट्रेविस बेचैन होकर शार्लेट को बुलाता है। वह पूछता है, यहाँ वॉशरूम कहाँ है? शार्लेट जवाब देती है, कैफे का वॉशरूम बंद है, अगर इस्तेमाल करना है तो गैस स्टेशन के पीछे बने कमरे में जाना होगा। व्यू तुरंत ट्रेविस की तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, जाते जाते ये भी देख लेना कि उस मोटे आदमी के पास सच में कोई गाड़ी नहीं है और वहाँ कोई दूसरा आदमी तो नहीं रहता। फिर वो शार्लेट की तरफ देखकर धमकी देता है, अगर तुमने झूठ बोला है तो सबसे पहले तुम्हारी जान जाएगी। ट्रेविस बंदूक छिपाकर गैस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। वहाँ वर्नन अपने कमरे के बाहर कुछ सामान ठीक कर रहा होता है। ट्रेविस बिल्कुल सामान्य बनकर कहता है, क्या मैं आपका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? वर्नन बिना शक किए उसे अंदर जाने देता है। कुछ देर बाद ट्रेविस बाहर निकलते हुए यूं ही पूछता है, सुना है तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है? वर्नन हंसकर कहता है, अगर गाड़ी होती तो क्या मैं इस सुनसान जगह नौकरी करता? ट्रेविस मुस्कुराता है लेकिन उसकी नजर पूरे इलाके का जायजा ले रही होती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई और खतरा मौजूद नहीं है। इसी समय कहानी एक दूसरे किरदार की तरफ बढ़ती है। पास ही माइल्स नाम का एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड सीबल के साथ निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सीबल उसकी खराब निशानेबाजी पर मजाक उड़ाती है। माइल्स हंसते हुए कहता है, अगर आज सुबह वाले बैंक लुटेरे मिल गए तो शायद मेरी प्रैक्टिस काम आ जाए। दोनों हंसते हुए अपनी कार लेकर उसी हाईवे पर निकल पड़ते हैं। उधर गेविन कैफे पहुंच चुका होता है। बाहर पुलिस की गाड़ी देखते ही व्यू और ट्रेविस एक पल के लिए सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आता है कि गेविन को अभी उन पर कोई शक नहीं है। गेविन अंदर आते ही मुस्कुराकर शार्लेट से कहता है, चार्ली ने 3 कॉफी मंगवाई है और हाँ, तुम्हारा फोन आया था लेकिन बात नहीं हो सकी। शार्लेट अपने चेहरे पर घबराहट छिपाते हुए जवाब देती है, मैंने सिर्फ इसलिए फोन किया था क्योंकि फ्यूल ट्रक अभी तक नहीं पहुंचा। गेविन को उसकी बात पर कोई शक नहीं होता। वो आराम से रॉबर्ट से बातचीत करने लगता है। इसी बीच शार्लेट के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो चार्ली के लिए अलग कॉफी तैयार करती है और मौका देखकर उसके ढक्कन के अंदर बड़े अक्षरों में हेल्प लिख देती है। उसके ऊपर वो चार्ली भी लिख देती है ताकि चार्ली ढक्कन खोलते ही संदेश पढ़ सके। कॉफी तैयार होने के बाद वह गेविन को बुलाती है। वह तीनों कप उसे देते हुए कहती है कि यह वाला कप खास चार्ली के लिए है, इसमें चीनी नहीं डाली है। गेविन मुस्कुराकर कप उठा लेता है और बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी सामने से ट्रेविस आ जाता है। दोनों की जोरदार टक्कर हो जाती है। चार्ली वाला कॉफी कप जमीन पर गिर पड़ता है। गेविन जल्दी जल्दी कप उठाने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से हेल्प लिखा हुआ हिस्सा नीचे की तरफ होने के कारण उसकी नजर उस पर नहीं पड़ती। गेविन वापस कैफे के अंदर आता है। शार्लेट घबरा कर पूछती है, क्या हुआ? वो कहता है, बाहर एक आदमी से टकरा गया और कॉफी गिर गई। अब शार्लेट के पास दूसरा मौका होता है, लेकिन इस बार व्यू लगातार उसी की तरफ देख रहा होता है। डर के कारण वो ढक्कन पर कुछ भी लिखने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो सामान्य कॉफी बनाकर गेविन को दे देती है। गेविन बिना कुछ समझे वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही व्यू ट्रेविस से पूछता है, पीछे सब ठीक था? ट्रेविस जवाब देता है, हाँ, वहाँ कोई नहीं है। उसी समय वर्नन कैफे के अंदर आता है। वो सबको बताता है कि फ्यूल ट्रक अभी और देर से पहुंच सकता है। बात करते करते उसकी नजर फोन की कटी हुई तार पर पड़ जाती है। वर्नन फोन की कटी हुई तार देखकर हैरान रह जाता है। वो शार्लेट से पूछता है, ये फोन की लाइन कैसे कट गई? शार्लेट डरते हुए झूठ बोलती है, काम करते समय गलती से कट गई। वर्नन उसकी बात मान लेता है और कहता है, अगर किसी को फोन करना हो तो गैस स्टेशन के पीछे मेरे ऑफिस का फोन इस्तेमाल कर लेना। व्यू और ट्रेविस एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन फिलहाल चुप रहते हैं। उधर गेविन पुलिस स्टेशन पहुंचकर चार्ली को कॉफी देता है। चार्ली पूछता है, शार्लेट कुछ कह रही थी? गेविन जवाब देता है, बस यही कि फ्यूल ट्रक अभी तक नहीं पहुंचा, इसलिए उसने आपको फोन किया था। चार्ली को कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन वो इसे सामान्य बात समझकर काम में लग जाता है। उधर हाईवे पर सफर करते हुए माइल्स और उसकी गर्लफ्रेंड सीबल भी उसी फ्यूल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही माइल्स की नजर बाहर खड़ी हरी पिंटो कार पर पड़ती है, उसे सुबह रेडियो पर सुनी खबर याद आ जाती है। वो कार के चारों तरफ घूमकर उसे ध्यान से देखने लगता है। माइल्स धीरे से कहता है, मुझे पूरा यकीन है यही बैंक लुटेरों की कार है। सीबल घबरा कर कहती है, तो इसका मतलब वे लोग यही कहीं होंगे। माइल्स अपनी कार से एक औजार निकालता है और चुपके से हरी कार की डिक्की खोलने की कोशिश करने लगता है। कैफे के अंदर बैठा जिम खिड़की से ये सब देख रहा होता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। तभी वर्नन बाहर आ जाता है।
सिबल तुरंत इशारे से माइल्स को सावधान करती है। माइल्स औजार कार के नीचे सरका देता है और ऐसा दिखाने लगता है जैसे वो सिर्फ गाड़ी देख रहा हो। वर्नन मुस्कुराकर पूछता है, पेट्रोल चाहिए? माइल्स कहता है हाँ। वर्नन वही पुरानी बात दोहराता है, फ्यूल खत्म हो चुका है, टैंकर आने तक इंतजार करना पड़ेगा। मजबूरी में माइल्स और सिबल भी कैफे के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं उन्हें माहौल कुछ अजीब लगता है। सब लोग चुपचाप बैठे हैं, कोई किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा। माइल्स की नजर तुरंत व्यू और ट्रेविस पर जाती है। उसे महसूस होता है कि यही दोनों बैंक लुटेरे हैं, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कहता। उसी समय एक और ग्राहक पीटर अपना पिकअप ट्रक लेकर कैफे पहुंचता है। शार्लेट उसे पहचानती है और उसका मुस्कुराकर स्वागत करती है। पीटर मजाक में कहता है, आज तो कैफे काफी भरा हुआ है। शार्लेट जवाब देती है, सब लोग फ्यूल ट्रक का इंतजार कर रहे हैं। वो पीटर के लिए पानी और बिस्कुट लेकर आती है। इसी दौरान व्यू अचानक उससे पूछता है, तुम्हारे ट्रक में पेट्रोल है? पीटर बिना कुछ सोचे जवाब दे देता है, हाँ काफी है। बस यही बात सुनते ही व्यू की आंखों में लालच आ जाता है। वो आराम से उठता है, रेडियो का संगीत तेज कर देता है ताकि बाहर आवाज कम सुनाई दे। फिर अचानक बंदूक निकालकर शार्लेट को अपनी पकड़ में ले लेता है। व्यू चिल्लाकर कहता है कि मुझे उस ट्रक की चाबी चाहिए। पीटर गुस्से में कहता है, पहले उसे छोड़ो। तभी हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। रॉबर्ट धीरे से अपनी बंदूक निकाल लेता है। उधर माइल्स भी हथियार निकालकर खड़ा हो जाता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए वो कहता है, अगर पैसे मिल रहे हैं तो मेरा भी हिस्सा होगा। यह सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। ट्रेविस मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, पहले उस आदमी को गोली मारो। उनका इशारा पीटर की तरफ होता है। पीटर समझ जाता है कि मामला बहुत बिगड़ चुका है। वो कहता है, ठीक है, मैं ट्रक की चाबी दे देता हूँ, किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन माइकल कहता है, पहले चाबी मुझे मिलेगी, मैं बाहर जाकर ट्रक अपने कब्जे में लूंगा। अब कैफे के अंदर हर व्यक्ति बंदूक ताने खड़ा होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहली गोली कौन चलाएगा। उसी समय शार्लेट एक बड़ा फैसला लेती है। वो धीरे धीरे अपने कमर के पास छिपाया हुआ चाकू निकालती है और अचानक पूरी ताकत से व्यू पर हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, व्यू भी ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधे शार्लेट को लगती है और वो वहीं गिर जाती है। अगले ही पल पूरे कैफे में गोलियां चलने लगती है। रॉबर्ट फौरन अपनी रिवॉल्वर से व्यू पर फायर करता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रेविस लगातार गोलियां चलाता है। उसकी गोली रॉबर्ट और उसकी पत्नी आर्लिन दोनों को लगती है और दोनों वहीं दम तोड़ देते हैं। इसी अफरा तफरी में पीटर भी अपनी बंदूक निकाल लेता है और माइल्स पर फायर कर देता है। गोली लगते ही माइल्स जमीन पर गिर जाता है। जिम पूरे समय मेज के नीचे छिपा रहता है। इसी वजह से वो इस भयानक गोलीबारी में बच जाता है। कुछ ही सेकंड में कैफे लाशों से भर जाता है। अब ट्रेविस को लगता है कि खतरा खत्म हो चुका है। वो बाहर खड़ी सिबल पर बंदूक तान कर उसे अंदर आने का इशारा करता है, लेकिन तभी बाहर से अचानक गोलियां चलती है। ये गोलियां वर्नन चला रहा होता है। ट्रेविस को कई गोलियां लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। वर्नन बंदूक हाथ में लिए कैफे के अंदर दाखिल होता है। वहाँ चारों तरफ बिखरी लाशें देखकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन घायल पड़ा व्यू अभी तक जिंदा होता है। जैसे ही वर्नन उसकी तरफ बढ़ता है, व्यू आखिरी बार अपनी बंदूक उठाता है और गोली चला देता है। गोली सीधे वर्नन को लगती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब पूरा कैफे खामोश हो चुका था। कुछ देर बाद सिबल अंदर आती है। चारों तरफ बिखरी लाशों को देखकर उसकी नजर सीधे पैसों वाले बैग पर जाती है। वो पीटर की बंदूक उठाती है और मेज के नीचे छिपे जिम को बाहर आने के लिए कहती है। जिम धीरे धीरे बाहर निकलता है। वो सिबल से कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ले जाओ, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन लालच अब सिबल पर पूरी तरह हावी हो चुका था। वो कहती है, तुम्हें भी मरना होगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो पुलिस को सब बता दोगे। इतना कहकर वो जिम पर गोली चलाती है, लेकिन किस्मत से गोली उसे नहीं लगती। मौका मिलते ही जिम अपना चाकू उठाकर पूरी ताकत से सिबल पर हमला कर देता है। चाकू सीधे उसके सीने में धंस जाता है। सिबल कुछ ही पल में दम तोड़ देती है। अब कैफे में केवल जिम जिंदा बचता है। वो रॉबर्ट की बंदूक उठाकर घायल व्यू को मारने जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखता है कि व्यू पहले ही मर चुका है। इसके बाद जिम बाहर निकलता है। वो ट्रेविस की जेब से सिगरेट निकालता है और फिर वर्नन के ऑफिस में जाकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी समय पर उसका लालच उस पर हावी हो जाता है। वो फोन रख देता है। इसके बाद वह बैंक लुटेरों की हरी कार की डिक्की खोलता है। अंदर नोटों से भरा बैग रखा होता है। जिम वह बैग उठाकर अपनी कार में रख देता है। फिर उसे याद आता है कि पीटर के ट्रक में काफी पेट्रोल था। वह 2 कैन में पेट्रोल निकालकर अपनी कार में भरता है और वहां से निकलने की तैयारी करने लगता है। उधर पुलिस स्टेशन में चार्ली को लगातार बेचैनी हो रही होती है जब शार्लेट का फोन नहीं लगता और वर्मन भी कॉल का जवाब नहीं देता। तब चार्ली को यकीन हो जाता है कि वहाँ कुछ गलत हो चुका है। वह गेविन को साथ लेकर तुरंत कैफे की तरफ निकल पड़ता है। तब जिम वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन किस्मत अभी उसका साथ देने वाली नहीं थी। कुछ ही देर बाद एक कार फ्यूल स्टेशन पर आकर रुकती है। उसमें डेविड, उसकी पत्नी सारा और उनका छोटा बच्चा बैठे होते हैं। डेविड पेट्रोल लेने के लिए कैफे के अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरे कैफे में लाशें बिखरी पड़ी होती है। वो घबराकर तुरंत बाहर भागता है। सारा पूछती है, अंदर क्या हुआ? डेविड कांपती आवाज में कहता है, हमें अभी पुलिस को फोन करना होगा, अंदर बहुत सारे लोग मारे गए हैं।
तभी जिम उनके सामने आ जाता है। वह उन्हें रोकते हुए कहता है, रुको, पहले मेरी बात सुन लो। लेकिन डेविड को जिम पर शक होने लगता है। जब डेविड पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है तो जिम मजबूर होकर अपनी बंदूक निकाल लेता है। वो कहता है, अगर तुम लोग चुप रहे तो मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा। इसके बाद वो बैग खोलकर नोटों की गड्डियां दिखाता है। सारा एक नजर में पहचान लेती है कि यह वही रकम है जो सुबह बैंक से लूटी गई थी। वह तुरंत डेविड से कहती है, ये पैसे मत लेना, अगर हमने इन्हें रख लिया तो हम भी अपराध में शामिल हो जाएंगे। जिम समझ जाता है कि सारा कभी चुप नहीं बैठेगी। अब वो झूठ बोलता है कि वही असली बैंक लुटेरा है और अगर उन्होंने पुलिस को कुछ बताया तो वो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसके बाद वो दोनों के ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है और वे डर के कारण पुलिस के पास न जाएं। जिम उन्हें डराने के लिए हवा में गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार बंदूक मिस फायर हो जाती है। मौका देखकर डेविड उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी धक्का मुक्की के दौरान जिम दोबारा ट्रिगर दबाता है। इस बार गोली चल जाती है, लेकिन गोली डेविड को नहीं बल्कि सारा को लगती है। अपनी पत्नी को मरता देखकर डेविड गुस्से से पागल हो जाता है। वो जिम को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटने लगता है। इसी संघर्ष के दौरान जिम के हाथ वो धातु का औजार लग जाता है जिससे माइल्स पहले हरी कार की डिक्की खोलने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जिम पूरी ताकत से वो औजार डेविड के सिर पर मार देता है। एक ही बार में डेविड की मौत हो जाती है। कुछ पल बाद बच्चे के रोने की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगती है। जिम कुछ सेकंड के लिए रुकता जरूर है, लेकिन फिर बैग उठाता है और उस मासूम बच्चे को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। उधर चार्ली और गेविन आखिरकार फ्यूल स्टेशन पहुंच जाते हैं। जैसे ही चार्ली कैफे के अंदर जाता है, अपनी पत्नी शार्लेट की लाश देखकर टूट जाता है। कुछ देर बाद वो खुद को संभालता है और पूरे कैफे की जांच शुरू करता है। उसे बैंक लुटेरे की हरी कार मिलती है। जब वो कार खोलने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि पैसों वाला बैग गायब है। बाहर उसे जमीन पर फैला हुआ पेट्रोल दिखाई देता है। उसी समय गेविन बताता है कि उसने पहले यहाँ एक पीली कार भी देखी थी। चार्ली तुरंत समझ जाता है कि बैंक लुटेरों के अलावा कोई तीसरा आदमी पैसे लेकर भाग चुका है। वह गेविन से कहता है, तुम यहीं रहो, बैकअप बुलाओ और बच्चे का ध्यान रखो। इसके बाद चार्ली अकेला जिम का पीछा करने निकल पड़ता है। उधर जिम काफी दूर निकल चुका होता है, लेकिन अचानक उसकी कार रुक जाती है। वह नीचे उतरकर देखता है कि गोली लगने की वजह से पेट्रोल टैंक फट गया था और रास्ते भर सारा पेट्रोल बह चुका है। अब उसके पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो पैसों का बैग उठाकर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे वही फ्यूल टैंकर दिखाई देता है जिसका सब लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे। टैंकर सड़क किनारे पलटा पड़ा था, ड्राइवर की मौत हो चुकी थी और चारों तरफ पेट्रोल फैला हुआ था। उसी समय दूर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। जिम जल्दी से टैंकर के ऊपर चढ़कर छिप जाता है। कुछ ही देर बाद चार्ली वहां पहुंच जाता है। वह जिम की खाली कार देखता है और अंदर रखा चाकुओं का डिब्बा पहचान लेता है। फिर उसकी नजर टैंकर के ऊपर छिपे जिम पर पड़ जाती है। चार्ली उसे नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन जिम इनकार कर देता है। वो बार बार कहता है कि उसने बैंक नहीं लूटा। उसका कहना था कि कैफे में जो कुछ हुआ उसमें वो सिर्फ बदकिस्मती से फंस गया था। चार्ली उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है, अगर तुम सच में निर्दोष होते तो पैसा लेकर नहीं भागते। अब जिम समझ जाता है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आखिरी कोशिश में वो नीचे फैले पेट्रोल में आग लगा देता है ताकि धमाके का फायदा उठाकर भाग सके। चार्ली उसी वक्त गोली चला देता है। गोली जिम को लग जाती है और अगले ही पल पूरा फ्यूल टैंकर एक भयानक धमाके के साथ फट जाता है। चार्ली विस्फोट की चपेट में आकर वहीं मर जाता है। वहीं जिम भी कुछ देर तक भाग तो जाता है, लेकिन गोली का घाव ज्यादा गहरा होने की वजह से आखिरकार सड़क पर गिर पड़ता है। कुछ ही पलों में उसकी भी मौत हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म ने हमें दिखाया कि एक गलत फैसला और लालच कैसे कुछ ही घंटों में कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। इस फिल्म की सबसे चौंकाने वाली घटना आपको कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताना।